हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक में से चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। हमने ये चैप्टर जो है पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट किया था, उसके ऊपर डिस्कशन किया था, चैप्टर जो है अच्छे से समझा था। अब हम इन चैप्टर के क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था। मतलब कि जो भी वो शासन हो रहा था उस टाइम पर भारत में, ठीक है, उसमें कुछ नीतियां बनाई गई थी, आर्थिक नीतियां। तो उनका मेन मकसद क्या था, वो आर्थिक नीतियां क्यों बनाई गई थी और उन नीतियों का क्या प्रभाव हुआ। तो चलिए इसमें ये आंसर देखते हैं। आंसर है कि औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की समृद्धि प्रक्रिया को बढ़ावा देना। मतलब कि ये जो शासन था, ठीक है, इसकी आर्थिक नीतियों का एक जो मेन मकसद था, एक केंद्र बिंदु क्या था कि सिर्फ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को किस तरह से बढ़ाया जाए, ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण जो है वो अधिक से अधिक किया जाए। मतलब ये हो गया कि भारतीयों से, ठीक है, भारत में रहने वाले लोगों का हर तरह से शोषण किया गया और ब्रिटिश सरकार ने अपनी समृद्धि, ठीक है, अपनी समृद्धि की सिर्फ और सिर्फ और भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। तो ये आर्थिक नीतियां इसलिए बनाई गई थी कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को शोषित किया जाए, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि इन नीतियों का क्या प्रभाव हुआ। तो औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था और उसकी संरचना थी उसको पूरी तरह से बदल डाला, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो रही थी, अब पिछड़ती जा रही थी, ठीक है, पूरी तरह से वो बदल गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होने लगा, कच्चा माल जो है, ठीक है, उसका निर्यात होने लगा, कच्चा माल जो है वो भारत से जाने लगा, ठीक है। और ब्रिटेन से क्या होने लगा, जो उत्पाद है, बने हुए तैयार माल जो है उसका आयात होने लगा। हालांकि ये सब चीज़ें भारत में भी बन सकती थी, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार जो थी वो ये चाहती थी कि भारतीयों का बस शोषण हो, भारतीय अर्थव्यवस्था आगे ना बढ़े, ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़े। तो इसलिए वो भारत से कच्चा माल लेती थी और जितना भी उद्योग था वो सारा का सारा ब्रिटेन में ही करती थी, जिससे क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो तो बहुत ही नीचे गिरती गई और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है उसमें समृद्धि होने लगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताओ। राष्ट्रीय आय मतलब जो किस तरह से है, पूरे राष्ट्र की आय, मतलब कितना कमा रहा है हमारा भारत, तो उसको किस तरह से नापा गया या किस तरह से उसका आकलन किया गया। तो उन अर्थशास्त्रियों के नाम बताने हैं इसमें। ये कुछ समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ लर्न करने वाला है कि किसने वो आकलन किया था। तो दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, फिनले शिरार्ड, डॉक्टर VKRV राव एवं RC देसाई। तो ये है कुछ अर्थशास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, औपनिवेशिक शासन में भारत की कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। मतलब कि इसमें ये बताना है कि जब वो शासन था, औपनिवेशिक शासन चल रहा था, ठीक है, उस काल में भारत की जो कृषि थी उसमें गतिहीनता थी, मतलब कि वो बहुत स्लो चल रही थी। तो उसके मुख्य कारण क्या थे, बताओ वो क्यों इतनी स्लो चल रही थी। तो औपनिवेशिक काल में भारत की कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण थे, भूमि को जोतने वाले किसान भूमि के स्वामी नहीं होते थे, ठीक है। क्या थे वो, भूमि को जो, जिस भूमि पर वो किसान काम कर रहे हैं वो क्या होती थी, भूमि वो किसी और की ही होती थी, वो उनकी अपनी भूमि नहीं होती थी, ठीक है। जिसके कारण क्या था, कृषि में गतिहीनता थी। वो जो लोग थे वो सिर्फ उनके लिए कृषि करते थे जिनकी वो भूमि होती थी, उनके हिसाब से ही कृषि की जाती थी। ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली किसानों के शोषण पर केंद्रित थी। एक तो क्या था कि जितना भी वो कृषि करते थे, जितना वो कृषि से कमाते थे किसान, वो ज़्यादातर तो वो क्या करते थे, सारा का सारा राजस्व, भू राजस्व में ही दे देते थे, सारा उसमें कर दे देते थे, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। दूसरा है, इसमें थर्ड है कि कृषि के बाध्यकारी व्यापारीकरण के कारण कृषि आय अनिश्चित थी, ठीक है। बाध्यकारी व्यापारीकरण का मतलब ये होता है कि जो किसान है वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ की कृषि नहीं कर सकते थे, वो बाध्यकारी व्यापार करते थे। मतलब कि उन्हें क्या है,
उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो नील की ही खेती करें, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को नील की खेती से बहुत फ़ायदा होता था। क्यों? क्योंकि ये जो नील है वो ब्रिटेन में जाता था कपड़ों को रंगने के लिए। तो क्या था, यहाँ पर नील की खेती करवाई जाती थी, और वो भी उनको मजबूर करके, किसानों को। तो उससे क्या होता था कि वो अपना जितना भी नील उगाते थे वो सारा वो बेच देते थे, और उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं था। मतलब वो व्यापार ही करते थे सिर्फ। तो इसलिए कृषि के बाध्यकारी व्यापारीकरण मतलब कि मजबूरी में जो वो व्यापार करते थे, तो उसके कारण कृषि आय जो है वो अनिश्चित थी। ठीक है, उनके पास कभी तो पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे, क्योंकि सरकार ऐसी थी कि वो अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतने दाम पर वो नील को खरीदती थी। उनकी आय भी अनिश्चित थी किसानों की। तो यही कुछ कारण है जिनके कारण जो है कि कृषि में गतिहीनता हो गई। जो कृषि है फिर वो धीरे धीरे लोग उसको छोड़ने ही लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ। स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योग बताओ। ठीक है, स्वतंत्रता के समय कौन से उद्योग हमारे देश में चल रहे थे? तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती का जो कपड़ा है वो बनाया जाता था। जूट उद्योग, जूट का कपड़ा होता है ना जो, वो बनाया जाता था। लौह और इस्पात उद्योग, लोहे का काम चल रहा था। चीनी उद्योग चल रहा था। सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग, कुछ ऐसे उद्योग थे जो उस टाइम पर चल रहे थे। फिफ्थ है स्वतंत्रता पूर्व, मतलब कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विउद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे उस टाइम पर? वो क्या करते थे? दोहरे ध्येय थे उनके, एक तरह से दो चेहरे थे, वो क्या थे? ठीक है, भारत के व्यवस्थित विउद्योगीकरण। तो फर्स्ट है भारतीय संपत्ति के कच्चे माल और प्राथमिक उत्पादों जैसे कपास और जूट का दोहन करना, मतलब उसे खत्म ही कर देना। एक तरह से कपास और जूट को वो खत्म ही कर देते, ले जाते थे यहाँ से। प्राथमिक उद्योग जो थे उनके, वो वहाँ से ले जाते थे और ब्रिटेन में जाकर बेच देते थे। भारत का ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादों के लिए एक संभावित बाजार के रूप में शोषण करना, और भारत का शोषण हो रहा था। किस तरह से शोषण हो रहा था? ब्रिटेन से जो सामान आता था बना हुआ, जो माल तैयार होकर आता था, वो सारा भारत में ही बेचा जा रहा था। कि भारत के लोगों को अगर कुछ चाहिए तो वो ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ों को ही खरीदेंगे, अपने भारत में नहीं बना सकते। वो बाहर से ही लाई हुई चीज़ों को खरीदेंगे। तो इस तरह से भी भारत का वो शोषण कर रहे थे। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सिक्स क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हो गया। जो हाथ से बनी हुई चीजें होती थी उनका विनाश हो गया। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। क्या सच में ही ये हस्तकला का जो हाथ से बनी चीजें थी उनका विनाश हो गया था? तो इसका उत्तर है हाँ, हो गया था। क्यों हो गया था, अब इसके बारे में बताना है। हाँ, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हो गया। इसके कारण है राज्य की विभेद मूलक प्रशुल्क नीति। हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि जो राज्य है वो विभेद मूलक प्रशुल्क नीति इस्तेमाल करता था। मतलब कि अलग अलग तरह से वो जो है प्रशुल्क, मतलब कि कर लेता था। कर जो है अलग अलग तरह से लिया जाता था। ठीक है, जिसके कारण हाथ से बनी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। लोग उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था उनको, तो वो उन्होंने छोड़ दिया। राज दरबारों का लोप हो जाना। जो राज दरबार थे ज़्यादातर वहाँ पर ही ये जो है इस्तेमाल की जाती थी हाथ से बनी हुई चीज़ें। तो वो तो लोप ही हो गई, राज दरबार तो हट ही गए, तो फिर हाथ की बनी हुई चीज़ें जो है वो कहाँ जाएंगी? मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता होने लगी। अब मशीनों से जो चीज़ें बनाई जाती थी उनमें लागत बहुत कम होती थी, तो इसलिए वो चीज़ भी सस्ती होती थी, वो सामान सस्ता मिलता था। और हाथ से बनी चीज़ें जो थी वो महंगी मिलती थी। तो उस कारण से भी क्या हुआ कि मशीनों द्वारा बनी हुई वस्तुओं से प्रतियोगिता होने लगी, और हाथ से बनी चीज़ें जो है लोग खरीदना उन्होंने बंद कर दिया। मांग का नया स्वरूप, जो मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं के पक्ष में है। ठीक है, अब लोगों की मांग जो है वो मशीनों से बनी हुई वस्तुओं पर बढ़ने लगी, क्योंकि वो चीज़ें सस्ती होती थी तो लोग वही खरीदते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो है हाथ से बनी चीज़ें हैं उसका विनाश हो गया। फिफ्थ पॉइंट है भारत में रेलवे का आगमन, जिसने ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए भारतीय बाजारों का प्रसार किया। मतलब कि भारतीय बाजारों में जो औद्योगिक वस्तुएं आती थी, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार ने रेलवे के आगमन के द्वारा ही सारी वस्तुएं जो है भारत में लाई जाती थी। तो उससे क्या था, आने जाने के साधन पर भी मतलब खर्चा कम हो गया। तो जो वस्तुएं आ रही थी फिर वो सस्ती पड़ने लगी, और भारत में फिर वही चीज़ें ज़्यादा बिकने लगी। तो हाथ से बनी चीज़ें जो है फिर वो धीरे धीरे एकदम ही खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ हमारा है, भारत में आधारिक सूचना विकास की नीतियों से ब्रिटिश अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे?
तो जैसे भारत में आधारिक संरचना का मतलब क्या हुआ, जैसे रोड बनवाए उन्होंने, सड़कें बनवाई हैं, ठीक है, रेलवे है, संचार है। तो ये सब उन्होंने क्यों करवाया, इससे वो क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? क्या ये सब उन्होंने भारतीयों के लिए बनवाया था? नहीं, भारतीयों का तो वो सिर्फ शोषण नहीं कर रहे थे, तो ये सब जो है उन्होंने अपने लिए ही किया था। देखो क्या था, एक तो रेलवे के विस्तार के माध्यम से ब्रिटिश उत्पादों के लिए भारतीय बाजार का विस्तार करना। फर्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा कि उन्होंने ये जो रेलवे का विस्तार किया, रेलवे जो है, ठीक है, उसकी लाइनें भारत में डलवाई, इसलिए ताकि भारत में ब्रिटिश के जो उत्पाद है वो बहुत आसानी से लाई जा सके। ठीक है, उन्होंने बंदरगाह बनवाए, बंदरगाह का विकास भी क्यों करवाया, कि ब्रिटेन को कच्चा माल जो है वो आसानी से पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन से जो है बना हुआ माल जो है वो लेकर आया जा सके। डाक और तार भी उन्होंने करवाया, क्यों करवाया, वो भी प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए, अपने प्रशासन के लिए, भारतीयों के लिए नहीं, अपना प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने डाक और तार का विकास करवाया। सड़कों के विकास के माध्यम से देश के विभिन्न भागों से कच्चा माल जो है बहुत ही आसानी से लाया जा सके, क्योंकि भारत में जितनी भी सड़कें हैं वहां से ही कच्चा माल कैसे आएगा, तो वो इसीलिए सड़कें बनवाई गई, पक्की सड़कें इसलिए करवा दी वो, कि भारत से सारा का सारा कच्चा माल बहुत आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो विकास भारत में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ब्रिटिश ने करवाया है, ना कि भारतीयों के लिए। चलिए 8th क्वेश्चन हमारा आता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। कि जो उद्योग की नीतियां थी उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियां ब्रिटेन में केवल आगामी आधुनिक उद्योगों की सुविधा के लिए अपनाई गई थी। कि ब्रिटिश में जो औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जो उसने औद्योगिक नीतियां अपनाई थी वो सिर्फ आधुनिक उद्योगों, ब्रिटेन में भी उद्योगों के विकास के लिए बढ़ाई गई थी, कि किस तरह से ब्रिटेन में जो है वो उद्योगों को बढ़ाया जाए, ठीक है, ना कि भारत में। वो सारे के सारे जो आधुनिक उद्योग थे वो किस तरह से ब्रिटेन में बढ़ाए जाए। भारत में जो पूंजीगत वस्तु उद्योग का विकास केवल इस सीमा तक ही किया गया कि ब्रिटेन में उद्योगों का विकास जो है वो बढ़ सके। जो पूंजीगत वस्तुएं हैं भारत में, ठीक है, उनका विकास तो किया गया, लेकिन सिर्फ इतना किया गया कि किस तरह से ब्रिटेन में उद्योग का विकास बढ़ाया जा सके, ना कि भारत का उद्योग बढ़े। ठीक है, अगला है कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है वो बहुत ही कम था भारत में। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ही सीमित वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। जहाँ पर उद्योग का क्षेत्र था वो बहुत कम था और बाकी का जो क्षेत्र था उसमें कुछ कुछ वृद्धि की गई, लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही वृद्धि की गई कि जो जितनी भी वृद्धि करें वो ब्रिटेन के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो ऐसी नीतियाँ उसने बनाई थी, उद्योग की नीतियाँ जो है वो इस तरह की बनाई थी कि यहाँ पर जो उद्योग होगा वो क्या क्या उद्योग हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ कच्चे माल का ही हो रहा था उद्योग, तो यहाँ पे तो वो किस तरह से उस कच्चे माल को बढ़ाया जाए, किस तरह से वो कच्चा माल जो है भारत में उगाया जाए कि ब्रिटेन को वो कम ना पड़े, कि ब्रिटेन में जो उत्पाद बना रहे हैं वो कम ना पड़े, इतना ही बनाया जाए कच्चा माल यहाँ पर, इतना ही कच्चा माल यहाँ से तैयार किया जाए, करवाया जाए जो कि ब्रिटेन के उद्योग के लिए फायदेमंद हो। तो ऐसा उद्योग जो है, ऐसी औद्योगिक नीतियाँ जो थी वो ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। मतलब कि जो भारतीय संपत्ति है वो औपनिवेशिक काल में धीरे धीरे सारी ही खत्म होती जा रही थी, इसका निष्कासन होता जा रहा था। इसका क्या मतलब है, भारत में अपने औपनिवेशिक काल को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को काफ़ी मात्रा में प्रशासनिक खर्चे करने होते थे। ठीक है, जो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी, अपने प्रशासनिक खर्चे जो है बहुत ज़्यादा करती थी। अपनी साम्राज्यवादी नीति को सफल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारी मात्रा में युद्ध के खर्चे भी उठाने होते थे। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी, युद्ध में भी काफ़ी खर्चा करती थी ताकि वो जीत सके और उसको कहीं पर भी कुछ कमी न रह सके। ये सभी खर्चे कहाँ से आते थे, भारतीय खजाने से पूरे किए जाते थे। तो कैसे आता था ये पैसा, सारा का सारा भारतीय खजाने से ही जाता था। इस प्रकार भारत की संपत्ति का निष्कासन होता रहा। मतलब जो ब्रिटिश थी ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में उसने ब्रिटेन के जो सैनिक हैं उनको उनका खर्चा उठाने के लिए, युद्ध का खर्चा उठाने के लिए, ब्रिटेन में जो है किस तरह से प्रशासनिक खर्चा पूरा हो सके, वो जितना भी खर्चा होता था सारा भारत ही पे करता था। तो भारत के खजाने से ये सारा ही पैसा जाता गया और
क्या हुआ, भारतीय संपत्ति का निष्कासन जो है वो धीरे धीरे होता गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, औपनिवेशिक काल में भारत की जननांकीय स्थिति बताओ कि कैसी थी जननांकीय, जन्म कैसा था, मृत्यु दर कैसी थी, ये बताना है इसमें। जननांकीय स्थिति का मतलब ये होता है। तो फर्स्ट है कि उच्च जन्म दर थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। ठीक है, जन्म दर तो उच्च थी और साथ में मृत्यु दर भी उच्च थी। उच्च शिशु मृत्यु दर थी, उस टाइम पे बच्चे जो है वो अधिक मर रहे थे। निम्न जीवन प्रत्याशा थी, जीवन प्रत्याशा जो थी वो बहुत कम थी। निम्न स्त्री साक्षरता दर, ठीक है, स्त्री साक्षरता दर, ये सारे मैं आपको बताती हूँ। उच्च जन्म दर थी, ठीक है, जन्म बहुत ज़्यादा होता था और मृत्यु भी बहुत ज़्यादा थी। जन्म ये सब किस लिए था, अशिक्षित थे लोग, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देते थे वो। ठीक है, मृत्यु दर इसलिए थी क्योंकि उनको बीमारियों का पता ही नहीं चलता था, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मरते थे। उच्च शिशु मृत्यु दर थी, वही बात है यहाँ पर भी, क्योंकि लोग जो थे वो अशिक्षित थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न स्त्री साक्षरता, साक्षरता मतलब कि पढ़े लिखे बहुत कम थे। ठीक है, जो कि समाज में लिंग भेद की उच्च मात्रा का सूचक है। लिंग भेद के कारण स्त्रियों को बहुत कम पढ़ाया जाता था और जो आदमी होते थे वो भी बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, वो भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। निम्न जीवन प्रत्याशा, लोगों की उम्र भी बहुत कम होती थी क्योंकि उनको, वही बात है, बीमारियों का उनको पता ही नहीं चलता था, घर पे इलाज करते रहते थे, डॉक्टर के पास जाना वो ज़रूरी नहीं समझते थे। इसलिए क्या था कि निम्न जीवन प्रत्याशा थी, वो लोग पढ़े लिखे कम थे, इसीलिए ये सब कुछ था। अगला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं बताओ। किस तरह से थी स्वतंत्रता से पहले जनसंख्या। कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा 70 से 75% कृषि क्षेत्र में शामिल था। ठीक है, 70 से लेकर 75 तक जो था वो सारा का सारा क्या था, कृषि क्षेत्र में था। जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में केवल 10% और 15 से 25% ही शामिल था। ठीक है, विनिर्माण उद्योग वगैरह जैसे हो गए उसमें 10% था और सेवा क्षेत्रों में 15 से 20%। सेवा क्षेत्र का मतलब जैसे कोई डॉक्टर था, कोई टीचर था, कोई बैंक में काम कर रहा है, ये सेवा वाले लोग हो गए, ऐसा था। 13 क्वेश्चन हमारा आता है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियां बताओ कि आर्थिक चुनौतियां क्या थी। अब क्या करना है, जब स्वतंत्र हो गया है भारत तो अब किस तरह से आर्थिक जो है स्थिति को ठीक किया जाए। तो अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ था, तो सबसे पहले उसको देखना था, गतिहीन था, गैर जीवित था, किस तरह से उसको हम आगे कर सकते हैं। यह एक प्रमुख आर्थिक चुनौती थी कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र को अब बढ़ाया जा सके। उस समय आधुनिकीकरण, विविधीकरण, क्षमता निर्मित करने और औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता थी। ठीक है, आधुनिकीकरण कि हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, विविधीकरण बहुत कम था। क्षमता निर्मित मतलब कि जो लोग हैं वो बनाने के लिए सक्षम नहीं थे, उनको किस तरह से तैयार किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश किस तरह से किया जाए, किस तरह से लोग जो है वो आगे आए और निवेश करें उद्योगों में। ठीक है, औद्योगिक काम करें, अब कृषि को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़े, तो ये बहुत ज़रूरी था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित आधारिक संरचना सुविधाओं में उन्नत और विस्तार की आवश्यकता थी। ठीक है, रेलवे नेटवर्क के साथ साथ और आधारिक संरचना की सुविधाओं में भी उन्नति करनी थी। ठीक है, पूरे देश में सड़कें, रेलवे, संचार, ये सब कुछ लेकर आना था, ये जरूरी था। बड़े पैमाने पर अनियंत्रित निर्धनता, ठीक है, जो निर्धनता है, बेरोजगारी है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए। बड़े पैमाने पर उस टाइम पे गरीबी थी, बेरोजगार थे लोग, तो उन सब दोनों चीजों को किस तरह से दूर किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो 1981 में। उससे अगला क्वेश्चन है, क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया था। क्या अंग्रेजों के द्वारा कुछ सकारात्मक योगदान भी था, क्या अंग्रेजों ने कुछ अच्छा भी किया था भारत में, तो देखते हैं। किसानों के व्यापारिक दृष्टिकोण ने किसानों के निर्वाह आधारित उत्पादन निर्णय को बदलना शुरू कर दिया था। मतलब कि किस तरह से जो किसान है वो निर्वाह आधारित उत्पादन कर रहे थे, तो निर्वाह आधारित का मतलब था कि बस अपना उन्होंने कृषि की और अपना ही खाया उसको, तो अब वो उसको बदलना चाहते थे कि अब जो किसान है वो ज़्यादा कृषि करें और उसका व्यापार भी करें, तो उस निर्णय को वो बदलना उन्होंने शुरू किया था। सेकंड पॉइंट है, आधारिक संरचना विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। कि जो आधारिक संरचना है, देश में सड़कें बनवा रहे हैं, ठीक है, जो रेलवे का काम चल रहा है, बस का काम चल रहा है, संचार का जो भी काम चल रहा है, जो भी आधारिक संरचना के तहत जो भी काम चल रहा है
तो उसमें जो लोग हैं उनको काम दिया जाएगा, वो लोग काम करेंगे, इससे क्या होगा, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। थर्ड है यातायात के तीव्र साधनों के विकास से अकालों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था। ठीक है, यातायात के जो साधन हैं अब वो उनका विकास होने लगा। ठीक है, आने जाने के साधन जो है उनका विकास होने लगा, जिससे क्या है, अकालों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया। ठीक है, अब आसानी से खाना जो है इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जो कृषि है, जो उत्पादन है, वो यहाँ से वहाँ आसानी से अब पहुंचाया जा सकता है, जिससे अकाल नहीं पड़ेगा। या वस्तु विनिमय प्रणाली से मौद्रिक विनिमय प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लोग क्या करते थे, जैसे कि गेहूं अगर किसी को चाहिए तो उसके बदले में उसको चावल दे देगा। ठीक है, इस तरह से लोग जो है सामान की अदली बदली करके चीज़ों को खरीदते थे। लेकिन अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली आ गई, अब पैसा जो है, पैसा देंगे और उसके बदले में वो सामान लेंगे। तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था जो अंग्रेजों ने किया था। कुशल प्रशासनिक प्रणाली विकास की एक अनिवार्य शर्त के रूप में उभरी। कुशल प्रशासनिक प्रणाली है उसका भी विकास होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशासन जो है अब वो चलाया जाएगा। तो ये जो थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर हमने फुल डिस्कशन किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।